फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उधर 1 लाख, अच्छा 27 को मेरे को हिंदी में बोलना नहीं आता है, तो 1 लाख बोल के अच्छा 27,000 किलोमीटर पर था चंद्रयान 3। उधर इसरो ने खोल डाला सीक्रेट, नासा के छूटे पसीने। अरे नासा के तो हमेशा पसीने पसीने छूटते छूटते हैं, हैं। आजकल ज्यादा ही छूट रहे हैं जब से चंद्रयान 3 गया। मजा आ रहा है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जब धरती से 1,27,000 किलोमीटर की दूरी पर था चंद्रयान 3, जब 40,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था चंद्रयान, तभी टीम इसरो ने कर दिया सबसे टॉप सीक्रेट मिशन पर बड़ा खुलासा। अब चांद पर रोबोट नहीं, इंसान उतारेगा भारत, लॉन्च होगा महाशक्तिशाली चंद्रयान। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों आप, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। वो भारत के फ्यूचर चंद्रयान के मुकाबले किसी तिनके के गगनयान की बात नजर नहीं आएगा। दोस्तों अब तक ये मिशन पूरी तरह से सीक्रेट था, गगनयान से क्योंकि चीन भारत के ऐसे गुप्त मिशन को फेल करने की साजिश रच सकता है। जैसा कि इस वक्त भी चंद्रयान 3 को फेल करने के लिए चीन ने हिंद महासागर में अपने महाशक्तिशाली जासूसी जहाज को भेज दिया है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान इसरो ने ऐसे मिशन पर दावा किया है जो किसी के भी होश उड़ा देगा, क्योंकि दोस्तों ये मिशन इतना बड़ा बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और यहां पर लैब टेस्ट करने के बाद इसरो का टारगेट चांद पर इंसान भेजने का होने वाला है। ऐसे क्लियरली इंडिकेशन मिल चुके हैं कि बड़े बड़े देश भी इसको देख करके परेशान हो सकते हैं। दोस्तों ये काम इसरो के लिए कोई नामुमकिन काम नहीं होने वाला है, क्योंकि स्पेस में इसरो अगले कुछ ही महीनों के अंदर इंसान को भेजने वाला है। और उससे अगली स्पेस फ्लाइट में अगर आपको चांद पर भारत के इंसान नजर आ जाएं तो हैरान मत होना। लिहाजा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि आखिर इसरो कर क्या रहा है और ये फ्यूचर चंद्रयान कैसे दुनिया के अंदर धमाका मचाने वाला है। बना रहे जो मून में लेके जाएंगे। देख पा रहे हैं कि हमारा चंद्रयान 3 बिना एक भी गलती किए लगातार आगे बढ़ रहा है। वो 5वां ऑर्बिट क्रॉस कर चुका है। अगले मिशन के लिए अब वो चंद्रमा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों वो चंद्रमा के ऊपर उतरने की कोशिश करेगा। और इसके लिए हमारी स्पेशल टीम अलर्ट पर है और इसरो की सक्सेस के लिए वो दिन रात एक कर रही है। बड़ी बात तो यह है कि इसरो केवल इसी मिशन पर लगा हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसरो के कई पैरेलल मिशन और चल रहे हैं। कुछ का खुलासा इसरो ने कर दिया है तो कुछ बिल्कुल टॉप सीक्रेट है। चंद्रयान के बाद में गगनयान, समुद्रयान और आदित्य L1 पर ऑलरेडी ऐलान हो चुका है। तो वहीं दोस्तों शुक्रयान से लेकर के कुछ ऐसे प्लान हैं जिनके ऊपर अभी ऐलान होना बाकी है। वहीं अब इसरो चांद पर इंसान उतारने के लिए तैयार हो चुका है और ये चंद्रयान 3 उसी सीक्रेट मिशन का पहला पार्ट है। दावा किया गया है कि इसरो जल्द ही चांद पर इंसानों को उतार देगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहे होंगे कि जिस तरह से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, क्या चांद पर इंसानों को भेजने की प्रोसेस भी ठीक वैसी ही होगी? चंद्रयान 3 को धरती से इसरो की टीम कंट्रोल कर रही है। इंसानों वाले स्पेसक्राफ्ट को कौन और कैसे ऑपरेट किया जाएगा? स्पेस में लेकर के जाने वाले रॉकेट अंतरिक्ष में जल करके राख हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो फिर इंसान धरती पर वापस कैसे लौटेगा? इसरो ने वो कौन सा महाशक्तिशाली रॉकेट तैयार कर लिया है जिससे इंसानों को स्पेस में लेकर के जाया जाएगा? और क्या इसरो भी नासा और चीन की तरह ही चांद पर अपना बेस स्टेशन बनाने के प्लान पर आगे बढ़ चुका है? दोस्तों ये वो सवाल हैं जो हर कोई जानना चाहता है। और 4 साल की मेहनत के बाद में भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। लेकिन दोस्तों इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि चंद्रयान 3 को जिस रॉकेट से लेके जाया गया वो उड़ान के कुछ वक्त बाद ही अलग हो गया। वो स्पेस में जलकर के राख हो चुका है। ये धरती पर कभी वापस नहीं लौटने वाला है। लेकिन दोस्तों जिस स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजा जाता है वो रॉकेट भी अपने यान से अलग हो जाता है। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि फिर ये एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस कैसे लौटते हैं और ये काम इतना मुश्किल क्यों होता है? तो दोस्तों आपको कल्पना चावला तो याद ही होगी, जिसकी मौत ने हर किसी का दिल दहला दिया था। वो नासा की कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गई थी। 15 दिनों तक उसने अंतरिक्ष में रिसर्च किए और फाइनली जब 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस आ रही थी तो वापसी के अंदर वायुमंडल में उनका यान एंटर करते ही ब्लास्ट कर गया। और दोस्तों इस हादसे ने स्पेस कम्युनिटी को सकते में लाकर के रख दिया था। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने से सभी डरने लगे, क्योंकि अंतरिक्ष में रहना और एक्सपेरिमेंट करना जितना ज्यादा मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और रिस्की होता है उनका धरती पर वापसी आना।
तो दोस्तों ये काम इसरो कैसे करेगा, क्योंकि अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है वो LVM-3 रॉकेट के जरिए हुआ है, लेकिन इंसानों को जिस रॉकेट के जरिए भेजा जाएगा उसके साथ में स्पेस क्राफ्ट को फिट किया जाएगा। दोस्तों ये स्पेस क्राफ्ट एक हवाई जहाज की तरह होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अलग सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। उसमें बैठने सोने से लेकर के टॉयलेट, रिसर्च इक्विपमेंट्स, खाने पीने की हर फैसिलिटी होगी। दोस्तों इसी स्पेस क्राफ्ट के अगले हिस्से में उनका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होगा, बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसा एरोप्लेन के अंदर आप देख पाते हैं। दोस्तों इन एयरक्राफ्ट को भी स्पेस के अंदर रॉकेट के जरिए भेजा जाएगा, लेकिन जैसे ही रॉकेट स्पेस में पहुंचेगा वो इस स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाएगा और उसका सारा का सारा कंट्रोल अंतरिक्ष यात्रियों के हाथों में चला जाएगा और वे ही इसे ऑपरेट करेंगे जैसे एरोप्लेन को कोई कैप्टन ऑपरेट करता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले तक धरती पर बैठी हुई टीम ही इसे कंट्रोल करती है। इस स्पेसक्राफ्ट में कई सारे एडवांस टूल मौजूद होते हैं जिनके जरिए हर पल की खबर ग्राउंड स्टेशन पर टीम को मिलती रहती है। स्पेस में जाने के बाद अंतरिक्ष यात्री अपने रिसर्च पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और पूरा टास्क कंप्लीट करके वो धरती पर वापस लौटने लगते हैं और यही सबसे टफ टास्क होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे वायुमंडल में एंटर करने के लिए सबसे पहले एयरक्राफ्ट धीरे धीरे धरती का चक्कर लगाते हुए कक्षा में एंटर करता है और उसके बाद वो धरती के वातावरण में प्रवेश कर जाता है। यहाँ एंटर होते ही उसे बहुत तेज गर्म हवाओं और प्रेशर से गुजरना पड़ता है। उस वक्त इतना ज्यादा प्रेशर और फ्रिक्शन होता है कि स्पेस क्राफ्ट में आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और दोस्तों कल्पना चावला के स्पेस क्राफ्ट के साथ भी यही फ्रिक्शन जिम्मेदार था। इस फ्रिक्शन के कारण ही दोस्तों स्पेस क्राफ्ट के अंदर एक खास तरह की फ्रिक्शन शील्ड लगाई जाती है, लेकिन ये शील्ड अगर टूट गई तो फिर वो यान धरती पर सही सलामत नहीं लौट पाता है। हालांकि दोस्तों आजकल स्पेस क्राफ्ट भी एक कैप्सूल नुमा होने लग गए हैं, जैसा इस वक्त एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स कर रही है। दोस्तों स्पेस क्राफ्ट की लैंडिंग दो तरह से होती है। एक लैंडिंग ठीक वैसे ही होती है जैसे एरोप्लेन की होती है, लेकिन दोस्तों एरोप्लेन जैसी लैंडिंग करवाने के लिए इसकी स्पीड को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। लैंडिंग के वक्त इसे कंट्रोल करने के लिए एक पैरासूट एयरक्राफ्ट के पास में बांध दिया जाता है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डालता है, लिहाजा इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो वही दोस्तों दूसरी तरह की लैंडिंग स्पेस क्राफ्ट को समुद्र में लैंड करवाया जाता है जिसे स्प्लैश डाउन भी कहा जाता है। जैसे कि चांद से वापस लौटते वक्त नील आर्मस्ट्रांग के स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 ने समुद्र के अंदर ही लैंडिंग की थी। इसके अलावा मर्क्यूरी, जर्मनी और सयूज जैसे स्पेसक्राफ्ट भी पानी के अंदर ही लैंड हुए हैं। तो वही दोस्तों अब मल्टीपल पैराशूट्स की मदद से जमीन के ऊपर भी लैंडिंग करवाई जाती है। स्पेस एक्स ऐसा काम कर भी रहा है। बड़ी बात तो यह है कि एलोन मस्क के स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट को इसी तरह से डिजाइन किया है कि स्पेस क्राफ्ट से अलग होने के बाद वो वापस धरती पर वर्टिकली लैंड कर जाता है और इस वक्त इसी तरह के रॉकेट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। बड़ी बात तो यह दोस्तों कि भारत भी रीयूजेबल रॉकेट्स को बना रहा है, साथ ही उसने अब गगनयान का कैप्सूल भी डिजाइन कर लिया है जो बहुत हद तक स्पेस एक्स के कैप्सूल की तरह ही है। और दोस्तों इस वक्त भारत, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर के चंद्रमा के नेक्स्ट मिशन के ऊपर काम कर रहा है। भारत का अगला मिशन होगा चंद्रयान 4 जो अपने आप में बहुत ज्यादा खास होने वाला है। और दोस्तों इसके लिए भारत ने LVM-3 रॉकेट के बजाय अब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV और उससे भी खतरनाक रॉकेट यानी कि न्यूक्लियर रॉकेट का काम भी स्टार्ट कर दिया है। मतलब दोस्तों भारत का चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं और ये इंसान को चांद के ऊपर पहुंचाने वाला काम करने वाले हैं। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मजा आ गया सच्ची में यार, मजा आ गया सुन के। इतना कुछ जो आगे होने वाला है, स्टेप वाइज अप्रोच है, धीरे धीरे सब कुछ हो रहेगा। कमाल है। और चंद्रयान 4 में यही था कि वापस आएंगे सॉइल सैंपल्स, तब मजा आ जाएगा वो तो मैं वेट कर ये सब चीजें आ रही हैं मून से, वो भी ग्रेट हो जाएगा। उसके बाद जो कह रहे हैं कि इंडिया उससे पहले ही जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चले जाएगा, आर्टेमिस में पार्टिसिपेट करेगा। तो उससे क्या इंडिया रेडी हो रहा है अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने में स्पेस में और कहीं लैंड करा के वापस लाने में। तो कई स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसरो ने पूरा प्लान बना रखा है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे पता लग रहा है बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान बनाया कि पहले ये जाएगा, स्टेप 2 ये होगा। फिर मोदी जी ने भी हेल्प किया है कोलैबोरेशन में कि तुम अपनी टेक्नोलॉजी कब तक बनाओगे उससे बेटर है तुम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चले जाओ, आर्टेमिस अकॉर्ड कर दो, इसके साथ कोऑर्डिनेट करो। तो बहुत कुछ होने वाला है और अभी जो है फोकस यही है कि हमें नंबर 4 बनना ही बनना है चंद्रयान 3 के साथ। बिल्कुल उससे जो रिस्पेक्ट मिलेगी वो तहलका मच जाएगा पूरे वर्ल्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों उसके बैक टू बैक और लोगों ने भी अपने किए हुए, रशिया भी आना चाहता है, UAE भी आ रहा है। तो वो ना बन जाए, मतलब UAE और जापान ना बन जाए, से हमें बनना पड़ेगा नंबर 4 और होप यही है कि बनेंगे। मगर ये है कि ब्राइट है फ्यूचर, जैसे जैसे कंट्री ग्रो कर रही है वैसे ज़्यादा पैसा लगता जाएगा और बहुत ही बढ़िया
काम कर रहा है इसरो, कमाल का। मोदी जी की वजह से बोलना पड़ेगा, क्योंकि इतने साल पहले बहुत कम बजट मिलता था इसरो को, बेरली कोई प्रोग्रेस थी। 2014 के बाद ही आप देख रहे हैं धड़ाधड़ प्रोग्रेस हो रही है। क्यों? क्योंकि चाहे कोई रिजल्ट हो, ज़्यादा पैसा जाता है कि इनकरेज करते हैं कि कोई अगली बार फिर ट्राई करना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो वो जो है देखकर और ऐसे इनकरेजमेंट में, आपने कभी देखा है कि पीएम कोई गया हो पहले इसरो में, या उसने इसरो को तो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जा रही थी। कभी ऐसा हुआ है कि कोई पीएम गया हो इसरो में और वो स्पीच दे रहा है इसरो में, लोगों के गले मिल रहा है, ये सब कर रहा है? आपने कभी देखा? आपने कभी नहीं देखा, अब देखने को मिल रहा है। क्या आपने कभी देखा है कि इसरो का चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर को देख के जब अनसक्सेसफुल होते हैं तो रोने लग जाए, और प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इतने प्यार से उनको गले लगा के उनको पूरी इंकरेजमेंट दे, और उसके बाद देखो नेक्स्ट मिशन भी इतनी जल्दी भेजा। 2014 से पहले जो भी कार्य होते उसमें ऐसा क्यों नहीं दिखा? कुछ भी नहीं था। बेचारे इसरो मांगता रहता था पैसा, दे दो दे दो, कुछ नहीं देते थे, कुछ नहीं देते थे। वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। उनका उसका हाथ ऐसे जैसे कहते हैं ना बांध रहे थे। आपने पैसा उस वक्त कम दिया था, अगर कोई भी मिशन फेल होता था, कुछ भी होता था, हमने कभी देखा नहीं कोई कि पीएम जाके गले मिल रहा है या हमने कभी कुछ नहीं। दे वर लीस्ट बॉदर्ड, लीस्ट इंटरेस्टेड। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।